फौज के कोर्ट्स ऑफ अपील ने सानह 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान कर दिया। ISPR के मुताबिक सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पटिशंस दायर की। मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। बयान के मुताबिक मुजरिमों की पटिशंस को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। साल 9 के आगाज पर यह फैसला किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज हो चुका है। ज़राए का कहना है कि PTI की जानिब से 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाने और PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा मुज़ाकरात में रख दिया गया है। क्या दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे? गुज़िश्ता साल के आखिरी रोज उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आर्मी चीफ और इदारे का ताउन हासिल है और ऐसा ताउन उन्होंने इससे कबल जिंदगी में नहीं देखा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनको वसवसे भी आते हैं, लेकिन अल्लाह करे ये शराकत दारी और ताउन चलता रहे। सवाल ये है कि वसवसे बिला जवाज हैं या इसके पीछे कुछ न कुछ मौजूद है, जिसका इजहार नबील गबूल ने किया है। इन तमाम इशूज के साथ मुख्तलिफ आलमी खबरों पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज़। मेरे साथ मौजूद है हस्बे मामूल नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, नया साल आपको मुबारक हो। एंड टू यू। थैंक यू सो मच। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुबारक होने जा रहा है ये साल, क्योंकि 2 जनवरी को सभी को उम्मीद थी कि जो दूसरा दौर होगा मीटिंग का, मुज़ाकरात का, उसमें कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रिटर्न में डिमांड्स आ जाएंगी और सबको पता चल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है। अगर वो 4 से 2 मुतालबात पर आई है तो 2 मुतालबात भी आज उन्होंने रिटर्न में पेश नहीं किए। उनका ये कहना था कि अभी हमें जाके इमरान खान साहब से और मुशावरत करनी है और इसके लिए टीम को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अगरचे पहले दौर और दूसरे दौर के दरमियान मुलाकातें हो चुकी हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी मिले, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी मिले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टाइम बाय किया और अगले हफ्ते तक बात चलेगी। अगले हफ्ते की कोई तारीख मुकर्रर नहीं हुई, वो तब होगी जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। इस पे तो चले आते हैं बाद में। मीनवाइल जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं सुनाई गई थी, वीडियो बना के बताया गया था कि इन्होंने ये जुर्म किया। अब आज फिर वैसी एक वीडियो सामने आती है, लेकिन उसमें 19 मुजरिमान की सज़ा मुआफ़ी का ऐलान होता है कि उन्होंने मर्सी पिटिशंस दायर की थी, जिन पर गौर करते हुए कोर्ट्स ऑफ अपील की जानिब से उन्हें माफ़ कर दिया गया है और जो अमल है उनकी रिहाई का वो मुकम्मल करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, जो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई है। ऐसे लगा सबको देख के कि जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत उस तरफ से भी थोड़ी लचक दिखाई जा रही है, लेकिन बैरिस्टर गौहर इस मामले पर शुक्रगुजार नहीं है। उनका क्या कहना है, सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ चेंज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौक़िफ़ यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट, ये हम समझते हैं नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अलबत्ता ये बेहतर अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए, लेकिन कन्विक्शन का स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए बाय द मिलिट्री कोर्ट। अच्छा, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कैदियों की माफ़ी को बड़ी पेशरफ नहीं समझता, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है, जिसके बाद जो बाकी हैं उनकी भी सज़ा बाकी नहीं रहेगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो कदम उठाया गया है, ये किसी डील की तरफ इशारा है, ढील की तरफ इशारा है, कोई NRO है, या आलमी दबाव के पेश नज़र खुद ही लेट गो किया जा रहा है? आयशा, इसका कोई अभी ताल्लुक़ नहीं है आलमी दबाव की तरफ। ये एक सिलसिला शुरू किया गया है और इसके ऊपर हमने पहले भी तबसरा किया है कि आहिस्ता आहिस्ता कोई लचक दिखाई जाएगी दोनों साइड्स और कदम ब कदम बात आगे बढ़ेगी। अभी कहाँ जाके ये बात रुकेगी या कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी वो अभी हम नहीं कह सकते, मगर ये ज़रूर था और ये हमने पहले भी कहा और मैंने कहा था कि आप देखिएगा कि अगला कदम ये होगा कि कुछ कैदी जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। ये बिल्कुल जी, प्रोग्राम्स में आप कह चुके हैं। अच्छा, अब बात यह है कि बैरिस्टर साहब बात को इधर की बात को उधर ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि शर्मिंदगी इसमें यह है PTI के लिए कि इन्होंने माफ़ी मांगी है, इनसे माफ़ी नामे जो है वो लिखवाए गए हैं। अच्छा, ये और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिर्फ 4-4, 6-6 महीने सज़ा रह गई थी जी। तो 1.5 साल तो काट लिया उन्होंने। अच्छा, अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? मेरा ख्याल है जब 2 साइड्स बैठती हैं तो डिमांड्स दोनों के बहुत हाई होते हैं। अच्छा, तो फिर जब वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आते हैं तो फिर जैसे मैं कहता हूँ कि 2 हाथ से ताली बजती है। तो यहाँ हुआ ये है कि इमरान खान का मुतालबा था कि जी सबको रिलीज़ किया जाए। इन्होंने कहा जी वो तो हो नहीं सकता, वो तो अदालतें ही करेंगी जी। तो पहली स्टेज जो है वो तो एक सूरत हो सकती है कि वो ये कि या तो आप इंतज़ार सुप्रीम कोर्ट के जो वो फैसला आना है जिसकी तरफ इशारा किया
बैरिस्टर साहब ने जी कि जी या तो वो मिलिट्री कोर्ट्स को कम्प्लीटली इलीगल डिक्लेयर कर दें तो फिर ख़त्म हो जाएगा मामला, तो उसकी इंतज़ार कर लेते हैं फिर जी। नहीं तो अगर बात को आगे बढ़ाना है तो फिर ऐसे है कि हम कुछ लोगों को खुद छोड़ देते हैं, मगर उसके लिए थोड़ी बहुत हमें भी आप अपील में जाएं, क्योंकि हमारा प्रोसेस ही है कि अपील में जाएंगे तो अपील जब होगी तो फिर उसमें देखी जाएगी और वो फौज ही करेगी जी। तो मेरा ख्याल है ये फिर फैसला हुआ कि चलें हम मानते हैं इस बात को। तो ये पीटीआई की तरफ से इजाज़त दी गई, ओके, जो माफ़ीनामे बनाए गए ये इस्टेब्लिशर ने बनाए हैं, उसके ऊपर दस्तखत लिए, पीटीआई के वकीलों ने जाके इन सबको कहा है कि ये कर दो, रिलीज़ हो जाएंगे, और ये फैसला है हमने इसको फैसिलिटेट करना है, अच्छा, ताकि बात आगे बढ़े। ओके, तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ हैपेंड। फिर ये हुआ कि उन्होंने, मेरा ख्याल है आपने अभी बताया कि 19 को सॉर्ट आउट करके उन्हें, तो ये भी करना पड़ता है कि अगर सारी बात मान लेते तो वो भी ऐसे लगता वन साइडेड है। तो ये एक हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल मिली भगत के साथ हुआ है कि, और ये नेगोशिएशन जो हो रही है बिहाइंड द सीन्स, कुछ बिहाइंड द सीन्स हो रही है और कुछ ओपनली हो रही है। जो बिहाइंड द सीन्स जो नेगोशिएशन हो रही है उसकी वजह से ये हुआ है। अच्छा, बिहाइंड द सीन्स कौन कर रहा है मुज़ाकरा? मैंने पहले आपसे कहा था कि बुशरा बीबी करेंगी, ये मैं अभी नहीं, मैं तो 4-5 जब इनको पहली दफ़ा बनी गाला लेके गए थे जी। वो 6 माह हो गए उसको, तो मैंने कहा था उस वक्त कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से बुशरा बीबी को समझाया जाए कि ये जो रास्ता आप लोगों ने किया हुआ है ये डेड एंड है और आपके बड़े नुकसान हो जाएंगे, और उसके ऊपर काम हो रहा था। और मेरा ख्याल है ये जो फाइनली बुशरा बीबी जब प्रोमिनेंस में आई हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि उससे पहले शी वाज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर जी। पॉलिटिकल लीडर वो बनी है जब उन्होंने ये लीड किया लॉन्ग मार्च, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने देखा कैसे उनके लिए रास्ता बनाया गया कि वो निकले वहाँ से एंड सो ऑन। तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए बिल्कुल गायब हो गई वो, अब फिर वो आपको नज़र आनी शुरू हो गई। तो बात ये है कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप जो है वो खान साहब की है, मगर खान साहब के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस जो है वो बुशरा बीबी का है। और मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है कि खान साहब से डायरेक्ट बात नहीं हो सकती। बेहतर ये है कि, और गड्ढापुर साहब बहुत कमज़ोर हैं, उनके ऊपर शक भी पड़ता है, खान साहब शक करते हैं कि पता नहीं हमारे साथ हैं किसी और के साथ हैं, और उसके ऊपर तनकीद भी हुई है गंडापुर साहब की। बुशरा बीबी के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकता, इसलिए बुशरा बीबी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो आगे फिर खान साहब को बता रही हैं और उनसे इजाज़त ले रही हैं। और ये भी जो सब कुछ हुआ है ये उन्हीं नेगोशिएशंस के तहत हुआ ताकि बर्फ़ थोड़ी सी पिघले। मगर अब आप देखें कि हुआ क्या, ये लोग जो हैं जो 19 के करीब रिलीज़ हुए हैं, इन्होंने एक्चुअली मर्सी पिटिशन लिखी है टू द आर्मी चीफ। पहले तो मानते नहीं हैं उनको, फिर उनके आगे एक पिटिशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे हो सकता था विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्टी? पार्टी से मुराद ये किसी ने कहा कर दें, हम आपको साइन करवा देते हैं। साइन तो इन्होंने किए ना, पीटीआई के लोगों ने किए ना। पीटीआई के लोग जो है उनको तो पीटीआई के लॉयर्स है ना, उनको किसने कहा कि जाके इनसे साइन करवा के और ये पिटिशन साइन करें? तो इसलिए उन्होंने, फौज ने अपने पास रखा है। हमने सजा दी, हमने मर्सी पिटिशन इन्होंने हमें दी, हमने इनकी मर्सी पिटिशन मानी। स्टेज 1 आपने 48 मांगे, हमने 19 दे दिए आपको। नेक्स्ट स्टेज, अब आप चुप करके बैठे, जो बातें बाकी चल रही हैं, हमने गुडविल इस्टेब्लिश करनी थी, हमने आपको बता दिया। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टेज बाय स्टेज नरमी होगी, और उधर से भी स्टेज बाय स्टेज खान साहब की ज़ुबान जो है वो चलनी बंद होगी आहिस्ता आहिस्ता। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। उनका जो हालिया ट्वीट है वो निज़ाम को घुटनों पर कह रहा है। वो कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी का साल है ये 2025 और घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निज़ाम को शिकस्त होगी इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह तो सारी कहते हैं, पर बात यह है कि इस वक्त लगता है ऐसे कि खान साहब कमज़ोर हैं और इस्टेब्लिशमेंट तकड़ी है। लेकिन उनके मुताबिक तो इसलिए खान साहब ये तो नहीं कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, वो तो यही कहेंगे कि इन्होंने टंगा खड़क दी, मैंने काम पे टांग रही हैं इनकी, और ये देखें अब इन्होंने इनको छोड़ना पड़ा, इनको ये करना पड़ा, इनको वो करना। बट एक्चुअली दोनों साइड्स टफ लाइन लेंगी पब्लिक में, वो भी टफ लाइन लेंगे, ये भी टफ लाइन। मगर आप देखिएगा खान साहब बड़े तरीके के साथ उनके जो बयानबाजी आएगी वो बड़ी फोकस्ड होगी, एंड ही विल बी टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। देखिएगा आप आगे। अच्छा, इसमें एक सवाल जहन में उमड़ रहा है, आपने पसे पर्दा मुज़ाकरात की बात की, फैसल चौधरी साहब ने कोई इशारा किया है? इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह किया कि उनको बिलवास्ता तौर पे बनी गाला में शिफ्ट होने की
ऑफर आई थी और हमेशा ये बिलवासा तौर पे इनडायरेक्टली आती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान, जब तक मेरे दूसरे रहनुमा जो हैं वो नहीं रिलीज होंगे तो वो अपनी राय की बात नहीं करना चाहते। ये सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली दिस। अच्छा। कोई लीडर अपनी रिहाई की बात नहीं कर सकता जब तक वो अपने कारकुनों की बात ना करे। ये तो एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए फिर उनकी जो बात थी उसमें से कुछ बात मान ली गई, उनके कारकुनों को छोड़ दिया गया, मगर इनके कहने के ऊपर अपील की गई। सो आई थिंक सब थिंग्स आर ऑन ट्रैक। अच्छा। हाँ, मगर ये अगर आपकी तवक्को है कि जी अगले हफ्ते में खान साहब बाहर आ जाएं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो हामिद रज़ा साहब भी कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक जाएगी बात, 20 जनवरी तक तो नहीं रहा हो सकते इमरान खान साहब। लेकिन सेठ साहब, आपने बुशरा बीबी के मुज़ाकरात की पसे पर्दा बातचीत की बात की, कौन कर रहा है उनसे मुज़ाकरात? एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट कर रही है। डायरेक्ट कर रही है? हाँ, गवर्नमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। और हुकूमत को एतमाद में लेकर कर रही है? जाहिर है, अगर मुझे पता तो हुकूमत को भी पता ना। अच्छा, लेकिन हुकूमत के दिल में तो थोड़े बहुत वसवसे आ रहे हैं, वो कहीं इसी तरफ इशारा तो नहीं है शहबाज शरीफ साहब? वो परेशान तो होंगे थोड़े बहुत के, पता नहीं क्या डील होने जा रही है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि फुली इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया, एस्टैब्लिशमेंट ने फुली इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया। वो भी गवर्नमेंट को टाइट करके रखना चाहते हैं ना। अच्छा। ये ना जरा बड़े हो जाएं, ये भी टाइट करके रखना है इनको। तो वो सारा वक्त गवर्नमेंट भी परेशान रहती है कि जो हमें पता है बगैर बहुत सी बातें हो रही हैं। सो दैट्स ओके, दैट इज द वे द एस्टैब्लिशमेंट कीप्स कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। ठीक है, वैसे ख्वाजा से मोहतात रहने का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन जो सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं ज़ाहिर है उसमें हुकूमती इन्वॉल्वमेंट भी है। तो अगर पसे पर्दा कोई ऐसी बात होती है तो इस मुज़ाकराती अमल से उसको डिरेल करना मुमकिन होगा, या मुस्लिम लीग नून के इख्तियार में कुछ है, जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं मोहतात रहें? नहीं, कोई नहीं। मुस्लिम लीग नून के पास कुछ भी नहीं है। सब फैसले जो हैं वो कहीं और होंगे। और वह भी ये भी आपको कह दूं कि ये इमरान के हक़ में नहीं होंगे। ये अगर कुछ लोग समझते हैं कि खान साहब के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं और अगले साल इलेक्शन हो जाएगी और खान साहब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके और आ जाएंगे वापस एज प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं होने जा रहा। मगर ये जो इस वक्त जो मेन इशू है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट वो ये कि स्टेबिलिटी हो, मईशत चले, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि कोई थोड़ी बहुत आवाम के लिए रिलीफ मिले। बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना गवर्नमेंट के ऊपर, एंड बाय एसोसिएशन विद इस्टेब्लिशमेंट। बिकॉज लोग तो अब एक्चुअली काफ़ी खुले आम क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो इसलिए ये दे नीड टाइम, दे नीड स्पेस जिसके अंदर वो कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कुछ थोड़ी बहुत मुलाजमतें मिले लोगों को, थोड़ी सी रिलीफ हो। अब वो हर रोज़ क्या आपको नज़र आता है इस वक्त, सारा की सारी तवज्जो हुकूमत की जो है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। कभी वो उड़ान प्रोग्राम नज़र आ रहा है, कभी वो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, कभी वो हर रोज़ हमें बताया जाता है कि जी इन्फ्लेशन जो है वो 6% पे आ गई है, 4 पे आज बता रहे, 4 पे आ गई है, अभी आ गई। तो अगर आप गरीब को पूछे या आपको पूछे या मुझे भी पूछे तो ये 6% पे आने का क्या मतलब है? हमें तो कोई फ़र्क, हम जितने पैसे हम कमाते थे वो उससे तो 20-30% कम हो गए हमारे पैसे। तो अब हमें तो हमारी जेब ही कट गई है जी, सेविंग नहीं हो पाती जो पहले कभी। तो अब हो ये रहा है कि इन्फ्लेशन क्यों कम हुई है। मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो इन्फ्लेशन है या जो महंगाई है इसलिए कम हो गई है कि हमारे पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं रहे। अगर पहले ऐसी सब्जी मंडी जाने था तो 2000 रुपए की सब्जी लैके घर आई सी, तो हुण असीं 1200 रुपए की सब्जी लैके घर आने हैं। पेट काट रहे हैं ना, अपने खर्चे कम कर दिए, अपने टाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई है, हमारी खाने पीने की चीज़ें बढ़ गई थी। अब जबकि हमने अपने खर्चे ही कम कर दिए हैं तो फिर ज़ाहिर है कीमतें तो गिरेंगी ना, क्योंकि माल भी लोगों ने बेचना है, तो ऑटोमेटिकली कीमतें गिरेंगी। तो दिस इज़ व्हाट्स बीन हैपनिंग। ये नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ रही है और वैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन गिर रही है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, प्रोडक्शन उतनी की उतनी है, मगर हो ये रहा है कि आपकी खरीदो फरोख्त कम हो गई, बाइंग पावर आपकी हिट हो गई है ऐसे इन्फ्लेशन की वजह से। दैट इज़ वाई देखो ना, अगर ऐसे ना होता तो ग्रोथ भी तो हो रही होती ना इकोनॉमी की। अभी आज ही अखबारों में ये लिखा हुआ था कि इस साल जो प्रेडिक्शन है वो ये कि 1% ग्रोथ, 1% से भी कम, 0.9 समथिंग। तो अगर इसको कोई नंबर ही लगाने हैं आपने तो फिर ग्रोथ भी 4% हो, इन्फ्लेशन भी 4-5% हो, आपकी इनकम भी बढ़ जाए, फिर हम कहेंगे कि वाह वाह अब इकोनॉमी चल पड़ी है, मुल्क प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है। मैं कल एक पूरे बहुत बड़े ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन से बात कर रहा था। अच्छा। जो कि उनमें से कुछ खान साहब के भी सपोर्टर थे, कुछ इंडिपेंडेंट थे। ज़्यादातर बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते, अपनी जो भी ख्वाहिश भी होती है वो चुप करके बैठे रहते हैं, वो देखते हैं हमारे प्रॉफिट्स का क्या हो रहा है। तो एक वहाँ PTI के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा उनको बिजनेसमैन को कि आपका क्या ख्याल है कि
मईशत चल पड़ी है, ठीक हो गया काम। अच्छा, आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं, कि आपका कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि इकॉनमी चल रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, इकॉनमी नहीं चल रही। तो उसने कहा कैसे हो सकता है कि आप इकॉनमी चल नहीं रही और आपका नुकसान भी नहीं हो रहा? हाँ। आपको तकलीफ नहीं हो रही, आपकी प्रॉफिट्स बन रही है? उन्होंने कहा हाँ, हमारी प्रॉफिट्स बन रही है। तो पूछा फिर ये कैसे हो सकता है? अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसे हो सकता है कि हमने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, कीमतें बढ़ा दी हैं अब, और उसकी वजह से, कीमतें बढ़ाने की वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। मगर क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है और कीमतें बढ़ा दी है, हमारी डिमांड कम हो गई है। अच्छा। तो जहाँ पहले हम 100 आइटम बेचते थे, अब हम 80 आइटम बेच रहे हैं। मगर उसके अगर 100 आइटम के ऊपर हम 10% हमारी प्रॉफिट थी, तो हम 80 के ऊपर 15% प्रॉफिट ले रहे हैं, इसलिए हम तो अभी भी खुश हैं। हाँ, ठीक है, दूसरे तरीके, कान को दूसरी तरह से पकड़ लिया। तो इसलिए वो कहते हैं जी, अगर तुम्हारी आउटपुट जो है, हाँ। अगर हम पहले 100 बेच रहे थे आइटम और अब अगर 125 बेचे, तो फिर हम कहेंगे ना ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ तो नहीं हो रही। हमने कुछ लोगों को छुट्टी भी करा दी है, डिसमिस कर दिया, बिकॉज हमें इतनी बड़ी प्रोडक्शन की जरूरत नहीं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज द इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग, राइट, even though big capitalists are making money because they've increased their profit margins. Pharmaceuticals, banks, some textile mill owners, and so on. So they are making money. But that's not because demand has gone up. That's because production has gone down, profit rates have gone up, and consumers जो हैं वो ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं। ठीक है, यानी ऑल्टरनेट वे से उन्होंने अपने आप को स्टेबल रखा हुआ है। अगर ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं हो पा रही सिट साहब, तो क्या इस गवर्नमेंट के जो क्रेडिट पे स्टेबिलिटी है इकोनॉमी की, वो भी झूठ है? नहीं, स्टेबिलिटी क्या है इस वक्त मुझे इस वक्त सारे इशारे बकौल शहबाज शरीफ साहब के बेहतर जा रहे हैं। IMF से पैकेज मिल गया है स्लोली, जैसे उन्होंने ये आज महंगाई की भी बात की कि वो भी कम हो रही है, और जो इशारे हैं, माशी इशारे, वो बेहतरी की तरफ गामजन है। अब देखिए, बेहतरी मैंने अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बेहतरी क्या चीज़ है। हाँ, मुझे बताएं, लेट्स बी ऑनेस्ट, यू थिंक बेहतरी हो रही है? हमारे लिए तो वही सिचुएशन है जैसे आपने अभी जिक्र किया। तो फिर बेहतरी कहाँ से हुई? तो ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, पूछे वो कहेगा बेहतरी क्या, पहले से बुरा हाल है हमारा। आप कहेंगे जी महंगाई कम होगी, वो कहेंगे होगी कम, मगर असली फिर भी नहीं खरीद सकते। ठीक, तो बात यह है कि क्या चीज़ बेहतर हो रही है। अब मैं आपको बताऊं जिसकी तरफ तवज्जो ये कहे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहते हैं जी कि एक्सचेंज रेट स्टेबल हो गया जी, डॉलर और नहीं बढ़ रहा, रुपया और नहीं गिर रहा। ठीक, बड़ी अच्छी बात है, मगर क्यों? इसलिए कि आप इंपोर्ट कम कर रहे हैं। जब आप इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, तो डॉलर की ज़रूरत पड़ती है पेमेंट करने के लिए जी। अगर पहले आप 100 रुपये की इंपोर्ट कर रहे थे, अब आप 90 रुपये की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो 90 रुपये की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डॉलर की डिमांड जो है वो गिर गई है, तो इसलिए डॉलर स्टेबल हो गया है। अब 90 रुपये की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है इंपोर्ट्स गिर गई हैं। अगर इंपोर्ट्स गिर गई हैं और एक्सपोर्ट्स उतनी की उतनी हैं जितनी पहले थी, तो आपका करंट अकाउंट जो है, जिसकी आप हमेशा सुनते हैं, ओ जी करंट अकाउंट पॉजिटिव हो गया है, ओ जी करंट अकाउंट ठीक हो गया, तो करंट अकाउंट तो ठीक होगा। मज़ा तो आए कि 6% की ग्रोथ हो जी, इंपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट्स उससे भी ज़्यादा बढ़े जी, ठीक, और फिर भी डॉलर स्टेबल रहे, सरप्लस भी जाए। तो बात यह है कि यहाँ तो इंपोर्ट्स गिर रही हैं, और गिर इसलिए रही हैं कि प्रोडक्शन नहीं हो रही। प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो रही कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है जी। जो लोग पहले खर्च करते थे जितने पैसे, उससे कम खर्च कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास अब गुंजाइश नहीं रही। तो इसलिए दिस इज़ नॉट ए हेल्थी साइन। इसलिए वो इंटरेस्ट रेट्स भी गिरा रहे हैं, इसलिए गिरा रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि सरमायादार जो है वो कर्जे ले और सरमायादारी करे, लोगों को मुलाजमतें मिलें, प्रोडक्शन बढ़े, ठीक, और लोगों को जब मुलाजमतें मिलेंगी तो तनख्वाहें मिलेंगी, तनख्वाहें मिलेंगी तो वो खर्च करेंगे तो जो प्रोडक्शन बढ़ेगी वो उसकी वो खरीदेंगे फिर, तो इसलिए इकोनॉमी चलेगी। अभी वो स्टेज नहीं आई, ठीक, तो इसलिए अब सब लोग जो बैठे हुए हैं कि किसी तरीके के साथ जब इंटरेस्ट रेट और गिरेगा तो शायद फिर सरमायादार जो है वो ले और कर्जे लेगा, क्योंकि देखिए ये 15% 20% के ऊपर जो कोई भी कर्जा लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इतना मार्जिन ही नहीं होता प्रॉफिट का जी। तो बैंक्स तो पैसे बना रहे थे, बिकॉज जितने भी मनी प्रिंट हो रही थी वो गवर्नमेंट को दे रहे थे डेट की तरफ, तो बैंक तो बैठे बैठे बड़े अमीर हो गए, वो गवर्नमेंट उनको बैठे बैठे विदाउट रिस्क उनके पैसे ले रही थी जी। तो अब बात यह है कि वी हैव टू वेट एंड सी, और वो टेस्ट वही आएगा कि जब पाकिस्तानी सरमायादार पाकिस्तानी बैंकों से कर्जा लेके अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बढ़ाएगा,
जब वो बढ़ाएगा तो इंपोर्ट्स करनी बढ़ेंगी, बिकॉज रॉ मटेरियल, बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट से आता है, हमारा अपना रॉ मटेरियल नहीं होता। जब वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट से आएगा तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी और अगर एक्सपोर्ट्स ना बढ़ी तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रॉब्लम आ जाएगा, डॉलर फिर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। तो अब ये कि गवर्नमेंट तो ये कहेगी कि जी इन्फ्लेशन कम होगी, मगर मैं फिर ये कहूँगा कि जिन लोगों को इन्फ्लेशन कम होने का आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं, वो उनसे पूछें। हाँ, आम आदमी तक पहुंचा है या नहीं फ़ायदा, आम आदमी को अभी वही रात नज़र आती है। पहले अगर 10 लोग एम्प्लॉयड थे तो अब 9 लोग एम्प्लॉयड हैं। क्या यही वजह है कि वहाँ थोड़ी बहुत खटपट है? वो एक पेज की जो बात की जा रही है, शहबाज शरीफ साहब काम नहीं कर पा रहे तो कहा जा रहा है कि वो रिटायर्ड हो जाएंगे अब और कोई और आएगा, क्या ऐसी नहीं? ऐसी देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये भी बहुत कि जी बड़े नाराज़ है इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ के साथ, ऐसी बात नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत इश्यूज चलते रहते हैं कि जी ये ठीक हैंडल नहीं हुआ, ये ठीक हैंडल नहीं हुआ, मगर उसके साथ ये नहीं होता कि जी अब इनकी छुट्टी कराएं, ऐसी नहीं है। उनके एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई ऑप्शंस नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को अलग करके क्या मिलेगा उनको? कौन आएगा इनकी जगह पे? कोई है, कोई आने वाला कौन है? तैयार तो सारे हैं, सारे नहीं, तो वो क्या इनसे कोई बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं? नो, शहबाज शरीफ से ज़्यादा लॉयलिस्ट एस्टैब्लिशमेंट का कोई नहीं है। और जो टीम बनाई हुई है इकोनॉमिक्स को रन करने के लिए, वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई है, शहबाज साहब ने तो नहीं बनाई जी। वो तो औरंगजेब साहब चला रहे हैं और उनकी टीम है ये सारी फाइनेंस की। तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम देन? SIFC खुद चला रही है जी, आज भी उसकी मीटिंग हुई, तो वो तो सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो नेगोशिएशंस हो रही हैं वो भी एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। तो शहबाज साहब क्या कर रहे हैं? ऑल इज डूइंग इज हैविंग कैबिनेट मीटिंग्स, कभी वो इधर मुल्क में जा रहे हैं, कभी उधर मुल्क में जा रहे हैं, जो उनको कहा जाता है वो बेचारे कर रहे हैं, नासपाज। हाँ, नासपाज कर दे पे ताकि मामला जड़ा। बाकी रियल इश्यूज जो हैं वो तो खुद एस्टैब्लिशमेंट डील कर रही है, वेदर इट्स डीलिंग विद सऊदी अरेबिया ऑन फॉरेन ऑन मनी, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये वो सारा कुछ ठीक। और सारी जो इकोनॉमी इज रन बाय द एस्टैब्लिशमेंट, नॉट बाय शहबाज शरीफ। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब से कोई अच्छा खुश करने के काबिल हुआ तो वो ज़रूर आ सकता है। बिलावल आ सकते हैं? नहीं, बिलावल आके क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं बिलावल क्यों नहीं आ सकते। क्यों? इस वक्त दो इश्यूज चल रहे हैं। मैंने पहले भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी, मैं फिर आपको कहता हूं, ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। हाँ। बिलावल साहब नहीं मान रहे दो बातें। एक, वो ये नहीं बात मान रहे कि NFC अवार्ड जो है उसको तब्दील किया जाए और फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे दिए जाएँ। अच्छा। वो ये बात नहीं मान रहे। ये डिमांड इस्टेब्लिशमेंट की है, गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट तो सिर्फ कन्वे करती है। इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि फेडरल गवर्नमेंट जिससे बजट मिलता है वो पैसे कम हो गए हैं। उधर इंडिया जो है जिस किस्म की बातें कर रहा है, हमें अब हथियार भी खरीदने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो पैसे कम हो गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रोविंसेस कम करें अपने पैसे जो फेडरल गवर्नमेंट उनको देती। बिलावल नहीं मानता। अच्छा। और अब गंडापुर भी नहीं मानेगा। ठीक, तो ये कैसे होगा? तो बिलावल, दूसरी चीज़ ये है, आपने सुना है कि जी कि कुछ बहुत मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, जी जी, डेजर्ट लैंड हैज़ बीन गिवन, चोलिस्तान। और वहाँ इशू ये है कि बड़े बड़े सरमायादार तैयार हो गए हैं वहाँ और ख़रीद लिया उन्होंने ज़मीन। अच्छा। उनको कहा गया था ये ज़मीन ख़रीदें, SIFC की तरफ से, मैं नाम नहीं लूँगा, उनमें से मेरे कुछ दोस्त भी हैं, तो वहीं से तो खबर मिलती है हमें। तो और कह जी ऐसी थे कि कोई कहता है मैंने 1 लाख हेक्टेयर खरीद लिए, कोई कहता है मैंने इतने ले लिए। तो वो आगे से कह रहे हैं कि पैसे दें इस जो ज़मीन खरीदी है। वो कह रहे हैं पैसे देंगे, पानी दियो तो पैसे ले लो। हाँ। तो असी बुक तो कर लिया। 5-6 बड़े बड़े लोगों ने ढेर सारी ज़मीन खरीद ली है वहाँ। अच्छा। कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए। ओके, ठीक है। इन प्रिंसिपल खरीद लिए, पैसे नहीं दिए। वो कहते हैं पैसे देंगे, पहले पानी लेके आए, पानी के लिए कैनाल ड्रिग करनी पड़ेगी जी। वो सिंध चीफ मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, मुराद अली शाह कह रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो सिंध का पानी है, आप कहाँ ले जा रहे हैं इस पानी को? हम तो एक कतरा नहीं देंगे। वो कालाबाग डैम नहीं बनने देते जिसके साथ हमारा ख्याल है सबका फ़ायदा होगा, मगर वो इतना ट्रस्ट नहीं करते पंजाब को, तो बिलावल किस खाते में आएगा? और फिर ये मैं आपको बताऊँ, मैं एग्ज़ाम्पल आपको सिर्फ दे रहा हूँ कि पंजाब के अंदर मरियम बीबी जिस तरीके से पंजाब हुकूमत चला रही हैं, कोई सिफारिश वगैरह नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ।
मुस्लिम लीग नून के जो MPs है उनकी भी सिफारिशें नहीं एक्सेप्ट मिलती भी नहीं है वो तो रिपोर्ट के मुताबिक। तो आप खुद ही कह रही हैं जी, वो उनकी बातें नहीं मान रही। उधर तो पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे साथ मुआहदा हुआ था कि हमें भी अकोमोडेट किया जाएगा पंजाब के अंदर। हाँ, तो मरियम ने नहीं किया। गवर्नर का फ़ोन नहीं उठाती बकौल तो गवर्नर साहब। अब एक और वो ये भी मैं आपको कह दूं कि जो एस्टैब्लिशमेंट खुश है मरियम के साथ। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपका ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ साहब से खुश हैं तो मरियम से भी खुश हैं, ज़्यादा ही खुश हैं, क्योंकि वो मेरिट के ऊपर कर रही हैं। आप या जो क्रिटिक्स हैं जो मर्जी कह लें, वो जो भी कर रही हैं मेरिट के ऊपर कर रही हैं। अच्छा, अब क्योंकि वो मेरिट के ऊपर कर रही है, सिफारिशें नहीं हो रही, तब्दीलियाँ नहीं हो रही, SHO इधर नहीं जा रहा उधर नहीं जा रहा, DC को चेंज नहीं कर रही, वो ऑन मेरिट लगा रही हैं, तो लोगों के MPs और MNS के काम नहीं हो रहे, क्योंकि उनके काम तो यही होते हैं ना, अपना काम कराने के लिए वो तो ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स और ये सारा कुछ होता है, वो हो नहीं रहा है, वो अनमेरिट हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज़ है कि भाई हमें कम से कम 4-5 हमारे इलाके हैं जहाँ हमारे लोग खड़े हुए हैं, वहाँ तो हमारे लोग लगे ना, हम थोड़ा बहुत काम जो करना है हमने, अगली इलेक्शन भी लड़नी है, वहाँ पैसे बनाने भी हैं, खर्च करने भी हैं, अपने ग्रुप्स भी बनाने हैं, तो आप हमें मौका नहीं दिया जा रहा। और अब मैं आपको बताऊँ कि अभी लेटली, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस इशू बन चुका था, तो अब जाके मरियम ने मान गई है कि अच्छा ठीक है, बिकॉज उनको कहा गया कि मान जाएं, ये पीपल पार्टी वाले गड़बड़ ना करें। तो वो अब थोड़ी बहुत उनको उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं फॉर पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स वो अब करेंगी। अच्छा, मगर फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी जिस किस्म के उनके डिमांड्स हैं और वो डिमांड्स गवर्नमेंट के ऊपर एक किस्म के हैं, ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र वाले, और जो दूसरे जो है दैट इज़ ऑन द एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल doesn't trust the People's Party on those issues. What about आसिफ अली जरदारी? पीर पगारा साहब तनकीद कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब मान जाएं शायद कैनाल्स के मामले में, तो फिर बिलावल कहाँ खड़े होंगे? कभी भी नहीं। आसिफ जरदारी साहब अग्री नहीं होंगे? नहीं, जरदारी साहब अग्री हो या ना हो, अच्छा। देखिए ना, वो भी तो डबल गेम खेलते हैं ना। अब ये जो सारी जो है, इसमें जरदारी साहब ने कुछ सरमायादारों को बुला के कह खरीद लो, ये भी मैं आपको बताऊँ जी, बिकॉज वो ना तो नहीं कर सकते थे जब उनको SIFC ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब तुसी भी तो करो ना कुछ, यस सर उन्हें करने हैं, उन्हें करते देता, नाल ही आँख मारते कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पानी आएगा तो फिर देखो, पानी नहीं आना कोई नहीं। ठीक है, ये है मामला। तो ये दिस इज वे गेम्स आर। रिमेंबर वन थिंग, पॉलिटिशियंस हथियार कभी भी नहीं गिराते, ठीक, जितने मर्जी मुआहदे कर लें उनके साथ, वो आखिर में वही करते हैं जो सब उनका ख्याल है अपनी सर्वाइवल के लिए बड़ी ज़रूरी है, जो उनको, और वो सर्वाइवल जो है हमेशा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों देखते हैं। शॉर्ट टर्म में वो पावर में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहते जिससे जब वो पावर से बाहर जाए तो बाहर ही रहे, भुगतना पड़े उन्हें। छोटी मोटी गलतियाँ ज़रूर हुई है, लेकिन उससे आसिफ जरदारी साहब ने सीखा। दिस इज व्हाई आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट इज फुली इन कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। एंड अब उन्होंने 26th अमेंडमेंट भी पास करवा लिया है, और अब आपने देखा मौलाना को भी ऑनलाइन ले आए हैं, मौलाना भी आ गया। उसमें क्या हुआ है, वो मौलाना वाली बात तो रह गई, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ निकाली है, कैसे निकाली, आप बता दें लोगों को, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ब्रेक के बाद ना कर ले इसमें शामिल, शॉर्ट टर्म में जरा हम भी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, मौलाना फजलुर रहमान कैसे जीते? हाँ, वो ऐसे कि देखिए, बड़ी रातों रात इन्होंने कहा जी हम साइन कर देते हैं, प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया, तो वो कानून बन गया जो मौलाना चाहते थे। क्या चाहते थे कि जो रजिस्ट्रेशन है मदारिस की जी, वो DC के पास होगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री में नहीं होगी जी, ऐसा ही है मुतालबा, और फंडिंग के ऊपर कोई नहीं पूछ होगी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। जैसे ही प्रेसिडेंट साहब ने साइन किए, प्रेसिडेंट साहब ने इधर साइन किया, एक कागज़ और निकाल दिया और वो कागज़ भी साइन कर दिया, 2 साइन कर दिए एक ही दिन में। एक तो वो जो एक्ट जो कानून था उसको ओके कर दिया, अच्छा। साथ ही एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया जो कि उस कानून को थोड़ा सा अमेंड करता है, अच्छा। और ऑर्डिनेंस जो है वो उसमें ये लिखा है कि अगर आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर रजिस्टर करना चाहें तो वहाँ कर लें, DC के पास करना चाहें तो वहाँ कर लें। तो अब ये है कि एक हिस्सा मौलाना हजरात का वो DC के पास पहुंच जाएगा, जो कि जैसे मौलाना फजल रहमान वाले लोग हैं, और दूसरे जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके पास वो वहीं रहेंगे। सो दोनों खुश हो गए। वो जो आपस में डिफरेंसेस हो रहे थे विद इन दी रिलीजियस पार्टीज, वो अपनी जगह पे रह गए। तो अब हुआ ये कि 2 जगह पे रजिस्ट्रेशन होगी, जहाँ आपका दिल चाहे रजिस्टर कर लें। मौलाना जहाँ रजिस्टर करेंगे वहाँ उनकी कोई फंडिंग के ऊपर कोई नहीं को पूछेगा, ना ही उनको कोई पैसे देगा।
और जो दूसरी जगह है ये वो दूसरे मौलाना हजरात वो हैं जो कि गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, उनको फंडिंग मिलती है और सब्सिडीज़ मिलती है, उनको कोई ना कोई सहूलतें मिलती हैं मॉस्क बनाने के लिए, ज़मीन के लिए, अदर इश्यूज़, तो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ रहेंगे। All's well that ends well। इतना बड़ा मुअम्मा और इतनी आसानी से हल कर लिया, इसमें इतनी देर क्यों की? तो ऐसे ही होता है ना, जब कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो आपकी बात भी मानी जाती है और मेरी बात भी मानी जाती है। अच्छा। तो मौलाना की बात मान ली, कुगी मारती, लो जी थोड़ा एक्ट हो गया जी, खुश हो मौलाना साहब, खुश हो, अच्छा जी तुसी आ जाओ, तुसी चाहते हो कि तुसी उन्हों को ही रहना है, अच्छा चलो जी थोड़ा भी हो गया, तुसी एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही रहो। दोनों खुश कर दिए। अच्छा, जब बात तनाज़ात की हो रही है, मसले की हो रही है, डिफरेंसेस की हो रही है, तो ज़रा बॉर्डर इशूज़ भी देख लेते हैं अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मामला चले, जिसमें हमारे नुमाइंदा वहाँ मौजूद थे, तो अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उनकी तरफ से भी जवाब आया लेकिन उसको पसपा कर दिया गया अफ़गानिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया। मीनवाइल हमारे DGISI ताजिकिस्तान पहुँचे हुए हैं और वहाँ के ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की है। ये दौरा किस तनाजुर में किया गया? इसे तालिबान को धमकी समझा जा रहा है? सही समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि तालिबान आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब 1.5 हो गया आप उनको समझा रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान आपके यहाँ आपने बैठाए हुए हैं ये हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। और अभी रिसेंट टाइम्स में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। इसके साथ आपके तल्लुकात चाइना के साथ ख़राब हो रहे हैं और चाइना आपके लिए बड़ा क्रिटिकल पार्टनर है और ऊपर से आपके शहीद हो रहे हैं जवान जी। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। उनको बड़ा समझाया कि देखिए आप डोंट पुश अस, वो नहीं बात मानते। अच्छा, अब वो क्यों नहीं बात मानते, पहला सवाल। दूसरा ये कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं मानते कि वो समझते हैं कि अगर TTP को उन्होंने तालिबान ने रोका तो TTP जो है वो इस्लामिक IS जो है उसके साथ ना दाइश के साथ ना मिल जाए, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, हार्ड लाइनर्स हैं। दाइश जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ है, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ है। वो तो वहाँ अंदर पावर स्ट्रगल चल रही है। 2 किस्म के ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं। एक है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि नॉर्थ में है, वो तारीख़ी तौर पे वो पश्तून एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ है, ताजिक और उज़्बेक्स। वहाँ आपको याद होगा पुराने ज़माने में रशीद दोस्तम भी एक लीडर था और भी लीडर्स थे, ठीक है, और फिर अहमद शाह मसूद का ग्रुप भी है एक्सेट्रा, मगर वो इस वक्त तितर बितर हुए हुए हैं। अच्छा, अब एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि तालिबान के अंदर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एक कंधारी ग्रुप है जो कि लीडरशिप है यहाँ की, और दूसरा है आपको पता ही है हकानी ग्रुप, सो जो काबुल वाले जो है, तो वो भी एक इश्यूज चल रहे हैं आपस के अंदर उनकी लीडरशिप के अंदर। तो अब पाकिस्तान ने समझाया तालिबान को कि देखिए डोंट पुश अस, वो नहीं बात माने, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम नहीं इनको TTP को नाराज़ कर सकते, तो वो तो हमारी मजबूरी है। तो अब उन्होंने आके बात आगे बढ़ा दी है कि वो हमारे मेहमान हैं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कहा अच्छा तेरे थोड़े मेहमान ने, ठीक है, फिर इन्हें जाके ठा बम मार देते। ठीक, अब तालिबान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है ना कि इनको रोक सकते हैं। तालिबान के पास तो इरेगुलर और आर्मी भी नहीं है, वो तो इरेगुलर गुरिल्ला वॉरफेयर ही कर सकते हैं। मगर अब तो वो तो इन्वॉल्व है इंटरनल डिफेंस में जी, तो वो ज़्यादा बॉर्डर पोस्ट को छोटी मोटी ठूठा कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। तो आपने क्या किया है कि एक तो उनको कहा कि अच्छा फिर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ठा हम कर देंगे और हम जाके इनके TTP के लीडर्स को अटैक करेंगे। उसमें 2 किस्म के फैसले हुए हैं। एक ये कि चुन के उनके लीडर्स को असैसिनेट किया जाए। ये जो टैक्टिक है ये इंडिया से इन्होंने पिकअप किया। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं उनको चुन के असैसिनेट किया यहाँ, जिसके बाय द वे अब एक आर्टिकल आज वॉशिंगटन पोस्ट में भी आया है कि इंडिया रॉ किस तरीके से रेजिस्टेंस के जो लीडर्स हैं कश्मीरीज बेस्ड इन पाकिस्तान उनको किस तरीके से चुन के असैसिनेट कर रहे हैं। ये वही दोवल की डॉक्ट्रिन है जो कि उन्होंने अपने क्रिटिक्स जो सिख के जो रेजिस्टेंस है वहाँ उनको टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ कनाडा के साथ तल्लुकात खराब, खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तान। तो इंडिया के जो टैक्टिक्स थे कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर यह गल है असी फिर तालिबान के भी लीडर्स चुन के ठोकने ऐसे। तो एक तो इन्होंने ये कर दिया। दूसरा सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान में और जो बंदे मार दिए वहाँ उनके क्या कैंप्स के ऊपर, डैमेज किया। ठीक, तो सिग्नल तो बड़ा स्ट्रॉन्ग गया टू द तालिबान, मगर दैट्स नॉट इनफ। उनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म गेम है ये। तो अब क्या है, अब बड़ी सीधी सी बात है। ठीक, एक तो इन्होंने सोचा कि जो वखान कॉरिडोर है, अब वखान कॉरिडोर क्या है?
वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल होना चाहिए। वखान कॉरिडोर इज़ अप इन द नॉर्थ, इट्स अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके, दैट कनेक्ट्स that in a sense connects अफगानिस्तान to ताजिकिस्तान, राइट। ठीक। तो इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ तल्लकात बढ़ा रहे हैं, 2 लेवल पे ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान अब बढ़ाना चाह रहा है। एक ये उनसे बिजली खरीदना चाह रहा है, अच्छा। तो उसकी वो वखान कॉरिडोर के ज़रिए आएगी। तो एनर्जी का इशू है, तो वो वखान कॉरिडोर के ऊपर कंट्रोल की ज़रूरत पड़ गई है। अच्छा। और मेरा ख्याल है इनको चाइना ने ग्रीन लाइट दे दी है, क्योंकि वो चाइना को भी लगता है। तो उन्होंने कहा जी वखान कॉरिडोर जो है वो अब हमने अपने हाथ में रखना है, ठीक। तो उधर थोड़ी बहुत पेशकदमी हो रही है, अच्छा। तालिबान को थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए कि ये अब हम इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। तो दे आर डिस्कसिंग दैट विद ताजिकिस्तान। बट मोर इम्पॉर्टेंट, ताजिकिस्तान के अंदर जो ये जिसकी मैंने जिक्र किया नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, उसकी लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में नहीं, वो ताजिकिस्तान में बैठी है। ताजिक है ना जी, तो इधर भी वो ताजिक है ना जो अफगानिस्तान के ताजिक। तो ये अब गए हैं ताजिक हुकूमत से बात करने के लिए कि जो आपके पास नेशनल रेजिस्टेंस वाले लोग आपने पनाह दी हुई है, वो तो मेहरबानी करो साढ़े तलकात बनाओ ना उन्होंने, ताकि हम उनको पैसे वैसे दें और कहे अच्छा फिर तुसी भी आ जाओ। एनिमी ऑफ माई एनिमीज, एनिमी ऑफ माई एनिमीज माई फ्रेंड। अच्छा। तो आयशा अब ये है कि तालिबान को समझाने के लिए जो लेवरेजेस हम इस्तेमाल करेंगे दे विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। पहला लेवरेज इज़ गोइंग टू बी, अभी एक और आना है अभी लेवरेज, पहला लेवरेज इज़ गोइंग टू बी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इट्स गोइंग टू बी द नेशनल रेजिस्टेंस, ताजिक्स को सपोर्ट करेंगे अब अगेंस्ट द तालिबान। दूसरा है कि PTTP को अटैक करेंगे, प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड अटैक्स टू वीकन। दैट इज़ द ओनली वे द तालिबान जो हैं, जो अफगान तालिबान हैं, उनके साथ नेगोशिएशन हो सकेगी। नेगोशिएशन हमेशा इक्वल्स के दरमियान होती है, अगर कोई इक्वल अनइक्वल हो तो नेगोशिएशन नहीं होती। तो दे आर ट्राइंग टू रिड्रेस दैट बैलेंस। तो मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा एक्चुअली एक अफगान पॉलिसी बनी है। अच्छा। आज तक अफगान पॉलिसी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अप इन द एयर थी। अब पहली दफ़ा एक जैसे कहते हैं ना इट्स अग्रेसिव पॉजिटिव अफगान पॉलिसी बनी है कि ये लोग जिनको हमने 20 साल सपोर्ट किया, ये अब हमारी बात नहीं मान रहे। आप कहते हैं हम तो मानते ही नहीं है ड्यूरेंट लाइन को, ये फिर इन्होंने उकसा लिया, ये अब हमें फिर अंडरमाइन कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं हम कमज़ोर हो गए हैं बिकॉज हमारी इकॉनमी नहीं चल रही, हमारे अंदर दरमियान में झगड़े हो रहे हैं। इनको भी अब सबक सिखाने की बात वारी आ गई। आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तान, वी आर न्यूक्लियर पावर, वी हैव अ ग्रेट आर्मी, वी हैव अ ग्रेट एयर फोर्स, लेट्स टीच देम अ लेसन थोड़ा बहुत, ताकि टेबल पे तो आए, बातचीत तो हो सके। साथ साथ इनके अंदर जो डिविजन है उनको थोड़ा सा हम भी दाना देना इस्तेमाल करें। हाँ, तो देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द कंधारीज एंड द काबुलीज, उसको भी थोड़ा सा करें। अभी जब सादिक साहब गए हैं तो काबुल वालों से बात हो रही थी ना, कंधार वालों से नहीं हो रही थी, एंड सो ऑन। तो एक तरफ ये दूसरी ताजिक्स को, और अहमद शाह मसूद वो भी बैठा हुआ है ताजिकिस्तान, उसका बेटा जो है, तो ये सारे तो इनको सलाम दुआ लेने गए हैं, पाकिस्तान के करीब आएंगे। आपका ख्याल है इसीलिए तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया, कौन गया? DGI गया। फॉरेन मिनिस्टर जाता ना अगर कोई और बात होती, कोई और बात तो DGI गया ना, चुप करके गया, उत्थे सब मुलाकात होएगी, उत्थे कहेंगे आ जाओ भाजी आ जाओ, की चाहिए जी, आओ ना जरा इन्होंने सीधा करिए। अच्छा, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बार अफगान पॉलिसी, जैसे सेठी साहब के अल्फाज हैं, एक अरसे से ये समझा जा रहा था कि शायद अफगानिस्तान के साथ हमारे तनाज़ात का कोई हल नहीं है और ऐसे यहाँ खित्ता मसाइल का शिकार रहेगा। माइंड अप्लाई किसने किया? ये स्मार्ट मूव देर से हुई, लेकिन किसकी जानिब से इनिशिएट किए गई? किसको क्रेडिट देंगे आप इसका? नहीं, आई थिंक पॉलिसी रिव्यूज़ में तो होता है ना, व्हेन यू फाइंड अ पॉलिसी हैज फेल्ड, तो एस्टैब्लिशमेंट ने फिर बैठ के दिमाग लड़ाया और सोचा अब और कुछ चारा नहीं रहा। ठीक, अब इसीलिए नए DGI आ गए, और जो नए DG आए हैं, ही इज बीन टोल्ड टू गेट ऑन विद इट। ठीक है, सो आई थिंक ही इज गेटिंग ऑन विद इट स्मार्टली। सो ये है अफगानिस्तान के मामले का तजिया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया सेठी साहब। इतने उम्दा सवाल हैं और इतने टेक्निकल हैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया से ज़रा आदिल अहमद साहब का एक दिलचस्प सवाल शामिल करेंगे जी। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा है, बहुत इस टाइम पीक पे है। बेनज़ीर भुट्टो का आपने जिक्र किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जब शहादत हुई थी तो हम तो उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में सुना है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो उनको जिस तरह फांसी हुई, उनकी कोई रिएक्शन उस टाइम नहीं हुआ था? जैसे खान साहब को पकड़ा गया, एक 9 मई हुआ, एक लोग निकले बाहर और एक ठीक ठाक किस्म का की अफरा तफरी फैली पूरे मुल्क में। अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता सकें अगर, कि उस टाइम पे क्या हालात थे मुल्क के
और अवाम का क्या रद्द-ए-अमल था उनकी शहादत के बाद। सो जस्ट वांटेड टू मेक एन कंपैरिजन बिटवीन द पॉपुलैरिटीज़। जी थैंक यू। देखिए भुट्टो साहब बिल्कुल पॉपुलर थे, इसमें कोई शक नहीं है। और मगर जब मार्शल लॉ लग गया तो मार्शल लॉ जब लगता है ना तो उस वक़्त एक खौफ की लहर चलती है। उस वक़्त पीपल्स पार्टी की तरफ से एहतजाज हुआ, मगर जो अपोजिशन थी उस वक़्त की लेड बाय द जमात इस्लामी, वो काउंटर उन्होंने बहुत किया उसको। जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स निकले वहाँ दे हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम उस वक़्त की ऑपोजिशन लेड बाय द जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग एंड अदर्स। तो एक तो ये था कि देयर वाज ऑन द स्ट्रीट्स देयर वाज ऑपोजिशन। इस दफ़ा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। नून लीग के लिए पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई नहीं निकला, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि मार्शल लॉ का वक्त था, इस वक्त मार्शल लॉ का वक्त नहीं था। तीसरी चीज़ और बड़ी अहम है ये बात कि यहाँ गुस्सा जो था वो इस्टेब्लिशमेंट पे था, बिकॉज इनकी आम आदमी का ये ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट ने बिट्रे किया है खान साहब को। उस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं थी। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जब मार्शल लॉ लगा तो सारा पाकिस्तान भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ होता जा रहा था। उन्होंने सारे सियासी लीडर्स को जेल में डाल दिया था, नैब को जेल में डाल दिया था, बैन कर दिया था। सारे कोई 55 MNAs MPAs जो थे उनको जेलों में हैदराबाद जेल में डाल दिया था। और सो इट वाज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर हिम। और फाइनली ये कि जब भुट्टो साहब ने क्रैकडाउन करने की कोशिश की लाहौर शहर में, तो उन्होंने लाहौर शहर के अंदर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की, लिमिटेड 245 वगैरह। तो उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ही बेसिकली लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ हिज ओन पार्टी, बिकॉज हिज पार्टी वाज नॉट एबल टू माउंट अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। अब तो सिचुएशन ये थी इस वक्त खान साहब के ख़िलाफ़ तो नून लीग नहीं खड़ी हो सकी, कोई भी खड़ा नहीं हो सका। और फाइनल पोजीशन ये है कि उस वक्त हम उठते थे सुबह तो अखबार ढूंढते थे कि अखबार के अंदर ख़बर पता चले कि आज हुआ क्या पाकिस्तान में, कौन बाहर निकला कौन नहीं निकला। कोई तरीका नहीं था। टेलीफोन्स भी जो थे वो कोई मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं उस ज़माने में, वही थे। और तो कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल थी टू गेट पीपल टू कम आउट एंड टू जॉइन हैंड्स एंड डू समथिंग। ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत मुश्किल था। तो आजकल के हालात में तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेरी ईजी वाया सोशल मीडिया। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की वजह थी कि इस दफ़ा लोगों को इकट्ठा कर लिया गया, एहतजाज तकड़ा हुआ, क्योंकि एक पूरी मुहाज़ और माहौल बन चुका था जो कि इमरान खान ने एक्सप्लॉइट किया। और उस वक़्त भुट्टो साहब के लिए ऐसा माहौल की पैदाइश ही नहीं थी। कुछ ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई सोशल मीडिया टीम थी, ना कोई अपनी पार्टी थी जो लड़ सकती थी। और उस वक़्त की जो जमात इस्लामी थी, जो कि PNA का जो मूवमेंट, जमात इस्लामी वाज अ वेरी मिलिटेंट फोर्स। सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जमात के कंट्रोल में थी। एंड दे हैड वेरी मिलिटेंट कार्डर्स। और वो जो सारा मूवमेंट था इट वाज लेड बाय द जमात इस्लामी। तो मैं ये समझता आज वो सिचुएशन नहीं है। आज अगर जमात इस्लामी, मौलाना फजल, ये सब अपने कारकुनों को ले आते, नून लीग वाले बाहर आ जाते, जहाँ जहाँ ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वहाँ वो भी डेमोन्स्ट्रेट करते, तो शायद ये इस यहाँ तक इस नौबत ना आती कि ये लोग उठ के और लॉन्ग मार्चेस करनी शुरू कर देते। तो आई थिंक दे वर दीज डिफरेंसेस। ठीक है, अब अगला सवाल फजल हादी साहब का शांगला से। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में सिटी साहब ने ये पेशनगोई की थी कि इसराइल का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स है और फिर उसके बाद पाकिस्तान की भी बारी है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जंग चढ़ जाती है तो ऐसी सूरत में तो वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका ये सारे तो इसराइल की कंट्रोल में, तो फिर पाकिस्तान को तो वहाँ से लोन भी नहीं मिलेगा और अमेरिका की तरफ से आज जो मिलिट्री एड हमें मिलती है वो भी बंद कर दी जाएगी। तो ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान की माशी हालत कैसी होगी? क्या रशिया और चाइना हमें लोन देंगे या नहीं? रशिया और चाइना की क्या पॉलिसी होगी? क्या वो इस जंग का हिस्सा बनेंगे, वो हमारा साथ देंगे वो या नहीं? जी भाई साहब, ऐसे है कि पाकिस्तान और इसराइल की जंग नहीं होगी, नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि एक वो उधर है और एक इधर है और आपस बराह रास्त इनका कोई ताल्लुक भी नहीं है। याद होता ना कि ये इसराइल इंडिया की जगह पे होता और हमारे ऊपर हमला करता, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ना ही ये तवक्को करें कि इसराइल से कोई जहाज़ उड़ के आएंगे और आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करेंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं होनी। जब मैं कहता हूँ कि इसराइल टारगेट करेगा पाकिस्तान को, तो मेरा मतलब ये है कि इसराइल एंड अमेरिका एंड द वेस्टर्न पावर्स टारगेट आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को करेंगे, आपके मुल्क को नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये चाहते हैं, और मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है
कि वो नहीं चाहते कि मुसलमान किसी मुसलमान ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, और वो दो किस्म के तरीके से आपके ऊपर दबाव डालेंगे और प्रेशराइज़ करेंगे कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके दांत निकाल दिए जाएं, क्योंकि वो आपके अटैक तो कर नहीं सकते, तो दांत ही निकालने हैं आपके, तो वो कैसे दांत निकालने हैं। तो उसके लिए उनका जो फार्मूला है, जो 90 की दिहाई में जैसे सोवियत यूनियन टूटा और सोवियत फोर्सेस जो थी अफ़गानिस्तान से चली गई, तो उससे बाद वो उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में बिल्कुल गिर गया था, और उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पहली दफ़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर दबाव डालना शुरू किया। उनके एक एम्बेसडर थे, बार्थोलोम्यू साहब उनका नाम था, वो 2 दफ़ा पाकिस्तान में आए, 92 में भी और मेरा ख्याल 94 में भी, और उस वक्त आके उन्होंने ये कहा, और उस वक्त के जो अमेरिकन एम्बेसडर थे पाकिस्तान में वो जो थे, उन्होंने भी ये, जब वो जा रहे थे वापस सितंबर 1989 में, तो वो जाने से पहले ये कह के गए कि अब पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं है, और अब आप मेहरबानी करके अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम का 3 फेज़ तरीके के साथ उसके दांत निकालने पड़ेंगे। एक ये कि पहले जो है आप फर्दर डेवलपमेंट फिसाइल मटेरियल की बंद कर दें, जिसे कहते थे फ्रीज़ योर प्रोग्राम। जब आपने प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल बंद कर दी, इसका मतलब है जितने आपने यूरेनियम बना लिया था उसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेज ये थी कि जब वो ख़त्म हो जाएगा और इंस्पेक्शन शुरू हो जाएंगी कि आप नहीं कर रहे, तो फिर ये होगा कि जो आपने वॉर हेड्स बनाए हैं उनके ऊपर कैप लगा दी जाएगी, मीनिंग कि वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपके पास रहेंगे मगर उनको डिसआर्म कर दिया जाएगा। और तीसरी स्टेज होगी कि वो जो रहेंगे भी, डिसआर्म भी होंगे, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटा, तो सबसे बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल सोवियत यूनियन का यूक्रेन में था, और वो यूक्रेन में फिर वो सारा जो है उसको पहले उसके साथ भी यही किया कि पहले फ्रीज़ किया, फिर कैप किया, फिर रोल बैक किया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी यही एक तरीका इख्तियार किया है। तो मेरा ख्याल है वो जो आपने खुद ही बता दिया कि उनके पास कितने लेवरेजेस हैं कि वो आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। एक लेवरेज आप भूल गए, आपने IMF, वर्ल्ड बैंक, ये डेट्स जो हैं, ये सारे कुछ किया, आप भूल गए कि वो एक और भी तरीका है जिसके ज़रिए आपके ऊपर वो प्रेशर डालेंगे, और वो प्रेशर टैक्टिक्स आएंगे आपको मुस्लिम ममालिक से। इन ममालिक से आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि अब आप छोड़ दें इसराइल की अपोजिशन करना, हम भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कर रहे हैं, आप भी कर लें। बाकी जब और अगर आप करेंगे तो फिर आपको इतना ख़तरा नहीं है, वंस यू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल, तो फिर आपको इतना ख़तरा नहीं है आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, फिर आप उधर नहीं जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लेवरेजिंग एंड प्रेशर्स, उसके ज़रिए आपको टाइट किया जाएगा, और अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो फिर जाहिर है देन दे विल बिकम नास्टी। चाइना और रशिया क्या करेंगे? चाइना रशिया कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपकी सारी तजारत जो है और लिंक जो है आपकी इकॉनमी की इज़ विद द वेस्ट। तो चाइना तो आपके तो सिर्फ कर्जे लेते हैं और आपका कोई ख़ास लेना देना नहीं, आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कुछ भी नहीं करते चाइना को आप, और रशिया के साथ तो तजारत है ही नहीं, सो दे वोंट बी एबल टू डू मच। चलें, ये तो काफ़ी तफसील के साथ वाज़े हो गया इसका जवाब। रज़ीउद्दीन साहब कराची से, डॉक्टर गुलरेज़ ओकाड़ा से, हसन बाजवा ऑस्ट्रेलिया से, फुरकान लाहौर से और अहमद मुख्तार साहब इटली से। इसके अलावा भी बहुत से सवाल आइंदा के लिए उठा रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।